प्रथम पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम शीत युद्ध के दौर का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या है। सबसे पहले हम भाग 1 को देखते हैं कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम शीत युद्ध की पृष्ठभूमि जानेंगे कि पृष्ठभूमि आखिर शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ, उसके बाद उसके अर्थ एवं परिभाषा। बहुत कुछ जानना है शीत युद्ध के बारे में कि इस शब्द का उद्गम कहां से हुआ और कहां से सारे लोग इसके बारे में बातें करने लगे। तीसरा, शीत युद्ध का कारण क्या था, आखिर क्यों शीत युद्ध होने लगा, आखिर ऐसी कौन सी वैमनस्यता इस विश्व में छा गई कि हम सब परेशान होकर शीत युद्ध के बारे में बातें करने लगे। शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, आखिर कोई भी चीज, कोई भी घटना विश्व पटल पर होती है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आज हम इसका भी अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के दायरे, जैसे महायुद्ध ने पूरे विश्व को समेट लिया था, चाहे वो प्रथम हो या द्वितीय हो। हम देखेंगे कि क्या शीत युद्ध में भी पूरा विश्व शामिल था या फिर सिर्फ वो 2 गुटों के बीच की बात बनकर रह गई थी। ये पूरी बातें हम लोग देखेंगे। और आज के डेट में, आज की तारीख में शीत युद्ध की क्या स्थिति है, उसमें शिथिलता आ गई है या फिर उसका पूर्णतः अंत हो गया है, यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। विश्व पटल पर अमेरिका और सोवियत संघ को नाजीवादी जर्मनी, फासीवादी इटली और जापान को हराने के लिए एक साथ आने के लिए विवश होना पड़ा था। 1945 में विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, इन दोनों महाशक्तियों की जीत हो गई, जर्मनी बुरी तरह से तहस नहस हो गया। और हम देखें कि अमेरिका और सोवियत संघ में ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक, समाप्त होने के आसपास उन दोनों के बीच में भी अविश्वास उत्पन्न हो गया था। आखिर क्यों? उसका मुख्य कारण था कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, तब रूस को इसकी जानकारी नहीं थी। परमाणु बम के कार्यक्रम की जानकारी ब्रिटेन को थी, परंतु रूस को नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि रूस के मन में संशय बैठ गया और इस वजह से दोनों राष्ट्रों के बीच में एक होड़ सी लग गई कि हम एक दूसरे को पीछे छोड़ देंगे, और इस होड़ को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, जिसकी परिभाषा और अर्थ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो तनावपूर्ण संबंध थे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, इसको ही शीत युद्ध का नाम दिया गया था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड वारुंच ने किया था, परंतु इसको लोकप्रिय बनाने का काम प्रोफेसर लिपमैन ने किया। इसको एक बेचैनी भरी शांति का माहौल भी कह सकते हैं। बहुत कुछ था, एक दूसरे के विरुद्ध चाले चल रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक दूसरे से प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर रहे थे। युद्ध क्या होता है? युद्ध होता है सशस्त्र संघर्ष। ये बिना शस्त्र का संघर्ष था। संघर्ष तो था लेकिन कूटनीतिक था। एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की नीति थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीति थी, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की नीति थी। ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से आगे निकल जाए, अपना प्रभाव क्षेत्र इतना विस्तृत कर लें कि अमेरिका चाहता था कि रूस उसके आगे कुछ ना रहे और रूस चाहता था कि अमेरिका उसके आगे कुछ ना रहे। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अपरोक्ष युद्ध है जो प्रत्यक्ष रूप से ना लड़के वो दूसरे के द्वारा लड़ा जा रहा है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जोसेफ फ्रैंकलिन ने दी थी। शीत युद्ध 2 बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों एवं प्रतिचालों का सिलसिला है। ये चाल चलते थे। वह चाहता था, सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका का प्रभाव कम हो जाए और अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ का प्रभाव कम हो जाए। दोनों में से कोई पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे थे। कूटनीतिक चालें बार बार चल रहे थे, कभी किसी देश को लेकर, कभी किसी देश को लेकर वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। कई चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। शस्त्रीकरण का होड़ बढ़ गया था, परमाणु परीक्षण कई देशों ने कर लिया था, कईयों के पास सब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक आ गई थी कि पूरे विश्व का विध्वंस किया जा सकता था, लेकिन कहीं पर भी कोई सफल भी नहीं हो रहा था। एक बेचैनी भरी शांति, या यूं कह लीजिए कि शक्ति का संतुलन पूरे विश्व में कायम था। पंडित नेहरू ने भी शीत युद्ध को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि यह स्नायु युद्ध है, जिसको इंग्लिश में बैटल ऑफ नर्व्स कहते हैं। शीत युद्ध के कारण क्या थे?
सबसे पहले विस्तारवाद का सामान्य कारण हम सबसे पहले देखेंगे, विस्तारवाद का बढ़ता डर। शीत युद्ध में अमेरिका ये डर रहा था कि पूरे विश्व पर सोवियत संघ का राज हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि साम्यवादी ताकतें पूरे विश्व पर छा जाएंगी और अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। उसने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ विश्व शांति के लिए खतरा है, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। दूसरी चीज, इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ ने अमेरिका को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। उसको यह डर था कि पूंजीवादी ताकतें साम्यवादी ताकतों को समाप्त कर देगी। दोनों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के घर में घुसने का प्रयास करते रहे, ये कोशिश करते रहे कि उनका प्रभाव क्षेत्र ना फैले। राष्ट्रीय हितों का अंतर, दोनों के राष्ट्रीय हितों में बहुत अंतर था। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा अंतर यह था कि पूंजीवादी और साम्यवाद साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। कहीं ना कहीं अमेरिकी की पूंजीवादी नीति साम्यवादियों को कबूल नहीं थी और इस राष्ट्र हित के टकराव ने दोनों को एक दूसरे के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया था। परस्पर विरोधी विचारधाराएं, काफी अंतर था दोनों के विचारों में। अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कायम हो। जो भी नवस्वतंत्र देश थे अफ्रीका और एशिया के, वो प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम करने में विश्वास रखता था और पूंजीवादी ताकतों को बढ़ावा दे रहा था। सोवियत संघ इसके विपरीत साम्यवाद का प्रचार करने में लगा हुआ था और ये संशय और भी बढ़ गया जब सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। और एक और चीज जो सबसे बड़ी बात हुई कि इन दोनों के बीच में परस्पर भय और अविश्वास का माहौल कायम था। दोनों ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई बढ़ भी जाता है तो उससे दूसरे को नुकसान नहीं है। वो हमेशा ये माने बैठे थे कि नहीं, अगर वो बड़ा हो गया तो हमको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसी कई घटनाएं विश्व पटल पर हुई जिसका अध्ययन अभी आगे करेंगे, जिसकी वजह से सोवियत संघ और रूस में वैमनस्यता बढ़ती ही चली गई, कहीं पर कम नहीं हुई। अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध शिकायतें, कारण तो यही था ना कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं थे, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अमेरिका को लगता था कि रूस की हर हरकत उसको खत्म करने की साजिश है और रूस को लगता था कि अमेरिका की हर हरकत उसको खत्म करने की साजिश है। तो आखिर हम पढ़ते हैं कि कौन सी शिकायतें हैं जिसने इस शीत युद्ध को चरम पर पहुंचा दिया। सबसे पहला था रूसी सेनाओं का ईरान से ना हटना। बात यह हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी सेना को ईरान से हट जाना था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। उसकी सेनाएं ईरान से नहीं हटी, बल्कि उसने वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी, जिससे भी अमेरिका रुष्ट हो गया। अमेरिका के मन में संशय उत्पन्न हो गया और ये भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने का इस घटना ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तुर्की पर रूसी दबाव, तुर्की पर अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो और एक प्रजातांत्रिक सरकार हो, लेकिन रूस ने दबाव डालकर तुर्की में साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी, जिसकी वजह से भी अमेरिका के मन में संशय उत्पन्न हो गया। वीटो का प्रयोग, रूस को ऐसा लगने लगा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभुत्व होता जा रहा है, इसलिए रूस ने वीटो का अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया था। अमेरिका के हर प्रस्ताव को रूस खारिज कर देता था, जिसकी वजह से अमेरिका और रूस में हमेशा तनातनी बनी रहती थी। और अमेरिका ही नहीं, उसके मित्र राष्ट्रों के भी प्रस्ताव को रूस खारिज कर देता था। याल्टा समझौते की अवहेलना, रूस ने याल्टा समझौते की अवहेलना कर दी थी। फरवरी 1945 में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने याल्टा समझौता किया था, जिसके अनुसार से हंगरी, जेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में प्रजातंत्र की स्थापना होनी थी, लेकिन रूस ने इसकी अवहेलना कर दी और उसने वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी, जिसकी वजह से भी अमेरिका क्षुब्ध था। 1949 में रूस ने बर्लिन की घेराबंदी कर दी और हजारों नागरिकों को युद्ध बंदी बना लिया। हालांकि रूस का यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, लेकिन बर्लिन की नाकेबंदी ने अमेरिका को क्षुब्ध कर दिया था। अमेरिका ये समझने लगा था जैसे पूरी जर्मनी पर सोवियत संघ खुद अपना अधिकार करना चाहता है और वो अमेरिका को वहां से निकालना चाहता है, और इस वजह से भी दोनों देशों के बीच वैमनस्यता बढ़ गई। अब सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध शिकायतें, पोलैंड और बाल्टिक देशों में रूस विरोधी कदम। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने
पोलैंड तथा बाल्टिक देशों पर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था और वो चाहता था कि अमेरिका उस स्थिति को स्वीकार कर ले, लेकिन अमेरिका इसके लिए जरा भी राजी नहीं था, बल्कि वो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था। और बाल्टिक देशों के जो दूतावास थे उसको वॉशिंगटन में उसने बनाए रखा था, जो कि रूस को स्वीकार्य नहीं था और इससे भी वैमनस्यता बढ़ गई थी। सोवियत विरोधी प्रचार अभियान। ब्रिटिश सेनाओं में एक बात फैला दी गई थी कि सोवियत सेना सही नहीं है, अर्थात सोवियत सेना या साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ एक कट्टरता या कटुतापूर्ण प्रचार अभियान चल रहा था। यह बात जब रूस को पता चली तो वो उससे काफी नाराज था, उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन ब्रिटिश सेनाएं नहीं मानी थी। युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चा खोलने में देरी। स्टालिनग्राड पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया था तो सोवियत संघ इस उम्मीद में था कि अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्र उसकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने पश्चिमी मोर्चा तभी खोला जब उस पर आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से रूस को जनधन की काफी हानि उठानी पड़ी थी। रूस काफी शुभ था इससे कि अगर पश्चिमी मोर्चा थोड़ा पहले खोला जाता तो शायद रूस में जितनी हानि हुई उतनी नहीं होती। और परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना। परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखा अमेरिका ने। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो ये बात ब्रिटेन को और कुछ अन्य मित्र राष्ट्रों को मालूम थी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी। सोवियत संघ इस बात से संशय में आ गया कि इतनी बड़ी बात अमेरिका ने छुपा कर रखी, जो कि उसके हिसाब से सही नहीं था। अगर आप एक दोस्त की तरह साथ दे रहे थे तो किसी बात में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए था। इससे भी इन दोनों के बीच वैमनस्यता बढ़ गई थी। लैंड लीज सहायता बंद कर देना। रूस को जो लैंड लीज सहायता दी जा रही थी उससे अमेरिका पहले भी संतुष्ट नहीं था और उसने जो है लैंड लीज सहायता प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उसको बंद कर दिया, जो रूस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे सहायता मिलती रहे जिससे वो अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करता रहे। शीत युद्ध के परिणाम। कोई भी घटना जब विश्व पटल पर होती है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी होता है, उसका कुछ नकारात्मक परिणाम भी होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि शीत युद्ध का एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम था, वो था एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र देशों का उदय। एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्रता की लड़ाई कई सालों से लड़ रहे थे, रादर ये कहा जाए कि सदियों से लड़ रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। जब विश्व युद्ध के बाद एकदम से परिस्थिति बदली तो रूस ने, सोवियत संघ ने इनके स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने कहा कि यूरोप के देश जो कि एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और पूंजीवादी ताकतें इनको अपना उपनिवेश बनाए बैठी है, वो इनको छोड़े। और इस वजह से सोवियत संघ के समर्थन से कहीं ये एक फायदा ये हुआ कि एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हो गए और इनको आजादी मिली और विश्व पटल पर कई नए देशों का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। जो नया स्वतंत्र देश होता है वो नए बच्चे की तरह होता है जो अभी अभी चलना सीखा हो। अगर उसको दौड़ने के लिए कहा जाए या हमेशा उसको खींचा जाए तो वो शायद कभी सही चल ही ना पाए। ऐसी स्थिति थी इस एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों की। वो चाहते थे कि जो भी उनका संसाधन है उसकी बर्बादी ना हो। वो चाहते थे कि उस संसाधन का सही उपयोग हो और वो अपने सामाजिक, राजनीतिक विकास करते रहे और इस हथियारों की होड़ से कहीं दूर हट जाए। और इसलिए उन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की जिसमें वो दोनों महाशक्तियों से दूर थे, सोवियत संघ से भी और अमेरिका से भी, और उसका नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। ये गुट सापेक्ष ना होकर गुट निरपेक्ष थे और ये दोनों ही महाशक्तियों से समान दूरी पर थे और दोनों से ही मैत्री संबंध बनाकर रखे थे। सैन्य सुरक्षा संगठन, ये दोनों एक नकारात्मक प्रभाव है शीत युद्ध का कि एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, चाहे महाशक्ति अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, दोनों ने सैन्य संगठन बनाना शुरू कर दिया। नाटो, सीएटो, सेंटो जैसे संगठन अमेरिका ने बनाए तो वार्सो पैक्ट रूस ने किया। ये दोनों देशों को गुट में बना लेते थे कि अगर एक पर आक्रमण होगा तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। इससे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की एक संभावना सी बन गई थी। लोग डर गए थे कि अरे अगर ऐसा हुआ तब तो पूरा विश्व एक बार फिर से मिल जाएगा और इसमें शामिल हो जाएगा और सबको बराबर का नुकसान होगा। और ये सैन्य सुरक्षा संगठन विश्व के लिए खतरा भी बन गए थे। शस्त्रीकरण की होड़।
अगर हम किसी को डराना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उससे बड़ा हथियार हमारे पास हो। और जैसे कहते हैं ना, छोटी लकीर और बड़ी लकीर, कोई अंत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लकीर कहीं नहीं खिंची हुई है। शस्त्रीकरण की होड़ शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम था। अगर अमेरिका ने एक पर्टिकुलर पावर का न्यूक्लियर बम या परमाणु बम बना लिया तो सोवियत संघ ने उससे बड़े पावर का बना लिया। ऐसे करके शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ती ही चली जा रही थी, कहीं कोई रोक नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से विश्व का जो संसाधन था वो सब शस्त्र बनाने में यूज हो रहा था, प्रयोग हो रहा था। कहीं पर भी शस्त्रीकरण में कहीं कोई रोक नहीं आ पा रही थी और संसाधन की बर्बादी बहुत हो रही थी। शीत युद्ध के दायरे, सबसे पहले शीत युद्ध किन किन कारणों से फैला ये हमने देखा। आप देखेंगे कि शीत युद्ध का दायरा क्या है। बर्लिन की घेराबंदी एवं जर्मनी का विभाजन। जब सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली और नागरिकों को बंदी बना लिया था तो अमेरिका बिल्कुल ही सामने आकर खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि इस मैटर पे, कहीं इस मुद्दे पर दोबारा युद्ध न छिड़ जाए। युद्ध की संभावना तो नहीं हुई, लेकिन जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का कब्जा हो गया। इस तरह से इन दोनों की वैमनस्यता की मार जर्मनी पर भी पड़ी और जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। कोरिया संकट, ठीक वैसा ही कोरिया के साथ भी हुआ। कोरिया, उत्तर कोरिया सोवियत संघ के साथ था और दक्षिण कोरिया जो था वो अमेरिका के साथ था। दोनों कोरिया में युद्ध भी हुआ था, लेकिन वो युद्ध वास्तव में दक्षिण और उत्तर कोरिया का युद्ध नहीं था, वो अमेरिका और रूस का युद्ध था। और फिर ठीक जर्मनी के आधार पर ही कोरिया का भी विभाजन हो गया और एक पक्ष में साम्यवादी सरकार और दूसरी जगह पूंजीवादी या प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। U-2 विमान कांड, इसने भी शीत युद्ध को काफी बढ़ा दिया था। U-2 नामक एक विमान सोवियत संघ में 2000 किलोमीटर अंदर घुस गया था। वो एक जासूसी विमान था। सोवियत संघ के बार बार कहने पर भी चालक ने विमान को नहीं उतारा तो सोवियत संघ ने विमान को गिरा दिया, चालक को गिरफ्तार कर लिया था। सोवियत संघ को जब ये पता चला कि ये जासूसी के लिए है तो उसने अमेरिका से कहा कि वह माफी मांगे। अमेरिका ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और इस पर भी सोवियत संघ काफी नाराज हुआ था। इसके बाद आते हैं जो विश्व युद्ध की बहुत बड़ी घटना थी, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का राज हो गया था। फिदेल कास्त्रो सोवियत संघ का समर्थक था या वो सोवियत संघ के पक्ष में था, हम कुछ यूं कह सकते हैं। और क्यूबा अमेरिका के काफी नजदीक था। अमेरिका ये चाहता था कि क्यूबा पर उसका राज हो ताकि वो अपने दायरे को और बढ़ा सके, अपने शक्ति के दायरे को और बढ़ा सके। लेकिन सोवियत संघ ने इसका हमेशा विरोध किया। अमेरिका ने क्यूबा पर कुछ बम भी बरसाए, एक आक्रमण की भी कोशिश करी तो सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपना सैनिक अड्डा बना लिया और मिसाइलें तैनात कर दी। ऐसा लग रहा था कि क्यूबा पे जो मिसाइल संकट आया है, क्यूबा का जो संकट है वो अमेरिका और रूस को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर देगा। लेकिन कहीं पर क्रुश्चेव की समझदारी या यूं कह लीजिए फिदेल कास्त्रो और क्रुश्चेव और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया और क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। सोवियत संघ ने भी अपनी मिसाइलें हटा ली और सैनिक अड्डे बंद कर दिए और क्यूबा पर फिदेल कास्त्रो का शासन बना रहा। वियतनाम युद्ध और भारत पाक युद्ध, वियतनाम पर भी अमेरिका ने आक्रमण किया था जिसका विरोध सोवियत संघ ने किया। वियतनाम पर भी सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आ गए थे। इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई और अमेरिका के हटते ही इस समस्या का भी समाधान हो गया था। भारत पाक युद्ध में भी अमेरिका ने भारत का विरोध किया और सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब यह मुद्दा उठा तो अमेरिका ने पाक का ही समर्थन किया था। उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों भारत पाक में आमने सामने आ गए थे, परंतु कुछ समझदारी की वजह से युद्ध हर बार टलता चला गया। अफ्रीका में महाशक्तियों का टकराव। अफ्रीका एक ऐसा देश था जहां संसाधन की कमी नहीं थी लेकिन तकनीक नहीं था। सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि जो नव स्वतंत्र देश अफ्रीका के हैं उन पर हम जाकर वहां पर कब्जा जमा लें, उनको अपने फेवर में कर लें ताकि वहां के संसाधन का प्रयोग दोनों महाशक्ति अपने देश की तरक्की के लिए कर सके। परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था और क्योंकि वहां पर दोनों के बीच काफी टकराव हुआ था। अंगोला जैसे देश में जहां सोवियत संघ आ रहा था वहां अमेरिका भी आना चाह रहा था। इन अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश को लेकर भी दोनों पक्षों में काफी टकराव हुआ था।
शीत युद्ध, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध में शिथिलता क्यों आई और उसका अंत क्यों कैसे हुआ। सबसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ये बात समझ चुके थे कि लड़ते लड़ते इस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, लड़ते लड़ते वो भी थक गए थे। उनके वैचारिक संघर्ष में कहीं ना कहीं शिथिलता आ गई थी। कोई भी देश ना तो पूर्ण पूंजीवादी हो सकता था ना पूर्ण साम्यवादी, और दोनों के बीच एक अस्तित्व की नीति होनी चाहिए। अमेरिका के कई मित्र देश साम्यवादी देशों के से उनकी मित्रता हो गई थी, वो उनके दोस्त हो गए थे, और उन दोनों के बीच में भी तकनीकी सहयोग बढ़ता जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि जो वैचारिक संघर्ष चल रहा था कि राइट और लेफ्ट का, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा था, और अमेरिका और रूस भी इस चीज को समझ चुके थे कि गुटबाजी अब बहुत दिन तक नहीं चलेगी, और उन दोनों ने अपने अपने विचारों में जो कट्टरता थी उसका धीरे धीरे करके परित्याग करना शुरू किया था। गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका, यह एक बहुत बड़ा कारण था शीत युद्ध की समाप्ति का। दोनों महाशक्तियों ने तो विश्व को दो भागों में बांटने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक तीसरी दुनिया के देश निकलकर सामने आए। उन्होंने यह समझ लिया कि हमें किसी न किसी तरह विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाना है, और इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। उन्होंने दोनों महाशक्तियों से समान दूरी का सिद्धांत अपना लिया। दोनों गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों को अलग थलग कर दिया, अपने से दूर कर दिया, और दोनों से मैत्री करी। तकनीकी सहयोग सबसे लेते रहे, दोनों से लेते रहे, लेकिन उनका किसी गलत काम में साथ देने से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे, हम आपके कहने पर किसी से लड़ेंगे नहीं, हम आपके कहने पर किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन किसी से लड़ेंगे नहीं। गुट निरपेक्ष देशों की इस असंलग्नता की नीति ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ये एहसास दिला दिया कि कहीं ना कहीं विश्व के काफी सारे देश उनका साथ छोड़ रहे हैं। जहां बेलग्रेड सम्मेलन में सिर्फ 25 देशों ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया था, वहां सम्मेलन हुआ तो 120 देश उसमें भाग ले रहे थे। तो विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना तो अमेरिका के साथ था ना सोवियत संघ के साथ था। इस वजह से भी शीत युद्ध जो था वो कुछ देशों में सिमट गया और अंततः समाप्त हो गया। आर्थिक कारण, ये अमेरिका भी समझ चुका था, सोवियत संघ भी समझ चुका था कि विश्व के संसाधन काफी हद तक सीमित है। एक ना एक दिन उनका अगर हम अति उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। अमेरिका को भी डर था कि उसकी आर्थिक प्रगति रुक ना जाए। हो सकता है रूस के मित्र राष्ट्रों के पास ऐसे तकनीक हो जो उसके पास नहीं हो। रूस भी ये समझ चुका था कि उसके भी संसाधन एक दिन खत्म हो सकते हैं और उसको भी वो तकनीक ना प्राप्त हो तो जो शायद पूंजीवादी शक्तियों के पास हो। दोनों ने मिलकर इस चीज को समझा और ये समझ में आ गया कि संसाधनों को शस्त्र पर नष्ट करने से अच्छा है कि संसाधनों को विकास पर नष्ट किया जाए। अगर हमारे पास इतना ही लोहा है तो उसका प्रयोग हम या तो बंदूक बनाने में करें या पुल बनाने में, और बंदूक बनाने से कहीं बेहतर है पुल बनाना। और जब ये दोनों महाशक्ति इस बात को समझने लगे तो शीत युद्ध में धीरे धीरे शिथिलता आनी शुरू हुई और कहीं ना कहीं दोनों के बीच भी पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री की शुरुआत हो गई। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। परमाणु हथियार सृजन का कोई तरीका नहीं है। परमाणु हथियार अगर कभी कुछ भी करेंगे तो विध्वंसी करेंगे, संहारी करेंगे। यह बात जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में थे तो ना अमेरिका समझ पा रहा था ना रूस समझ पा रहा था, लेकिन इसको बनाने के बाद इनके बेकार होने की ये समझ में आ गया इनको कि ये बहुत काम की चीज नहीं है। युद्ध कभी होगा नहीं अगर, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और उनके संसाधन का अपव्यय हो रहा है, बर्बादी हो रही है। तो वो समझ गए कि इन हथियारों को या तो नष्ट किया जाए या अब और आगे ना बनाया जाए और इन पर परमाणु हथियारों पर अधिक नियंत्रण कर लिया जाए। और उसके लिए सोवियत संघ और अमेरिका एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि के साथ एक दूसरे के साथ विश्वास कायम करके साथ आए और उन्होंने कई संधियां की। उसमें सबसे प्रमुख संधि है 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण संधि, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, 1991 की सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। इसके अलावा भी कई संधियों पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह फैसला लिया गया कि धीरे धीरे करके वो अपने परमाणु हथियार को नष्ट करेंगे और परमाणु परीक्षण कम से कम करेंगे। और इस वजह से भी शीत युद्ध जो है वो धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि शीत युद्ध का आधार ही
रूस और अमेरिका के बीच की वैमनस्यता थी, जब वो कम होने लगी तो शीत युद्ध अपने आप ही कम होता चला गया। उसके बाद जो एक बहुत ही प्रमुख घटना थी वो था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ में का विघटन 19 घोषणा कर दी। जो विश्व दो ध्रुव का था, जहां शक्ति के दो केंद्र थे, वो अब एक केंद्र बनकर रह गया, अमेरिका। सोवियत संघ कमजोर नहीं हुआ था, लेकिन वो विघटित हो गया था। साम्यवादी ताकतों का कहीं ना कहीं एक तरह से कम हो गई थी और कहीं ना कहीं अंत भी हो गया था। रूस में भी एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना होने लगी और इसके साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया और रूस नाम के गणराज्य की स्थापना हुई। और जब सोवियत संघ खत्म हो गया, तब जाके एक विश्व एक ध्रुवीय हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई।